हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे और ज़ोर शोर से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर बात करते हैं यूजीसी नेट की, तो यूजीसी नेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़ोर शोर से अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष टॉपिक लेकर आई हूँ। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक टॉपिक है सैमुअल टेलर कोलरिज। सैमुअल टेलर कोलरिज जो एक पाश्चात्य काव्य शास्त्री हुए हैं, उनकी विचारधारा को लेकर आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सैमुअल टेलर कोलरिज की, तो कोलरिज ने काव्य के ऊपर बल दिया और उन्होंने कहा कि काव्य के अंदर कल्पना और जो फंटेसी है, इसका महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है। जैसा हम देखकर आए कि इससे पीछे की जो क्लास थी उसमें हमने देखा कि जो वर्ड्सवर्थ थे, इनके दोस्त कौन, कोलरिज हैं। और कोलरिज का और वर्ड्सवर्थ के सिद्धांत में कौन कौन सी समानता पाई जाती है और कौन सी भिन्नता पाई जाती है, इस बात का वर्णन हम पीछे की क्लास में कर चुके हैं। आज हम देखना चाहेंगे कि सैमुअल टेलर कोलरिज की विचारधारा क्या थी, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी और किस प्रकार के इन्होंने विचार रखे काव्य को लेकर। अगर हम इनके दोस्त की बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो हम देखते हैं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उन्होंने कहा कि काव्य के लिए ग्रामीण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। काव्य की जो भाषा होनी चाहिए वह सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए। उन्होंने भाषा के काव्य की भाषा पर बल दिया। लेकिन अगर बात करते हैं कोलरिज की, तो कोलरिज ने भाषा का प्रयोग न करके काव्य के अंदर पाई जाने वाली जो कल्पना होती है और जो मिनी कल्पना होती है, जिसे हम ललित कल्पना कहते हैं या रम्य कल्पना कहते हैं, उसका प्रभाव स्पष्ट किया। कोलरिज कहना चाहते हैं कि जो काव्य है ये कल्पना पर आधारित होता है, इसका भाषा से बहुत अधिक संबंध नहीं पाया जाता है। तो आइए आज हम देखने जा रहे हैं सैमुअल टेलर कोलरिज की विचारधारा। उनकी जो सिद्धांत था, कल्पना का सिद्धांत, उस सिद्धांत को देखने से पहले हम थोड़ा परिचय ले लेते हैं सैमुअल टेलर कोलरिज का। कोलरिज का जो जन्म था ये 1772 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1834 ईस्वी में हुई। इनका जन्म स्थान इंग्लैंड माना जाता है। इनका जो सिद्धांत था वह कल्पना और फैंसी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फैंसी, कुछ बुक में आपको जो फैंसी शब्द है, इसको फैंटेसी भी लिखा हुआ मिल जाएगा, दोनों का अर्थ एक ही होता है। आइए सबसे पहले हम ये जान लें कि जो कल्पना शब्द है, इस कल्पना शब्द का अर्थ क्या है और ये किस शब्द से बना हुआ है। तो जो कल्पना शब्द है यह लैटिन भाषा के इमाजिनितानिया शब्द से बना हुआ है। इमाजितानिया शब्द से बना था, जिसका अर्थ था कल्पना। और जो इनकी फैंसी शब्द है यह आपका ग्रीक भाषा के फांतासिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ललित कल्पना। समझ आया होगा कि इन्होंने कल्पना और ललित कल्पना का सिद्धांत दिया। ललित कल्पना को रम्य कल्पना भी कहा जाता है कि जो कल्पना है, एक तो मेन कल्पना, मुख्य कल्पना है, और दूसरी कैसी है, रम्य कल्पना है। दोनों का अंतर भी हम इनके सिद्धांत में स्पष्ट करेंगे। यहाँ तक समझ आया कि जो सैमुअल टेलर कोलरिज था, इनका जन्म कब हुआ, 1772 ईस्वी में। इनकी मृत्यु 1834 ईस्वी मानी जाती है। दोस्तों, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन हमारे समक्ष रख दिया जाता है कि एक तरफ हमें जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं वो दे दिए जाते हैं और एक तरफ उनके जो बर्थ डेट है वो दे दी जाती है और हमसे मिलान करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं उनको कालक्रम के अनुसार एडजस्ट करवा लेता है कि इनका सही जन्म कर्म के आधार पर सही क्रम क्या होगा। तो अगर हम इस प्रकार का भी देखें तो इसके लिए एक पीछे हम वीडियो आपके समक्ष रखकर आए हैं, उस वीडियो को देख लीजिए। एक बहुत ही आसान लॉजिक के साथ इन सबको क्रम से मैंने याद करवाया हुआ है। फिर भी एक बार थोड़ा सा यहाँ दोहरा देना चाहती हूँ, जो लोग नए हैं, जिन्होंने पीछे वीडियो नहीं देखी है, तो ये जो कोलरिज थे इसको हमने कॉलेज बनाया था।
और इनका जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री थे, इनकी ट्रिक क्या थी, क्योंकि ये जो कॉलेज शब्द है इससे हम इनकी रचनाओं को भी याद करेंगे जो बड़ी आसानी से हमें याद हो जाएंगी, सहजता से हमें याद हो जाएंगी। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्री थे, उनका कोड हमने बनाया कि शुक्र है। सबसे पहले सुकरात आते हैं, शुक्र है प्लेट में खाना अरस्तु खाते हैं, प्लेटो और उसके बाद कौन आ गए, अरस्तु। तो शुक्र है प्लेट में खाना अरस्तु खाते हैं, लेकिन ये बड़े ही लुंजे आदमी होते हैं। लुंजे से क्या बनाया था, लोंजाइनस, जो लोंजाइनस था उसको हमने लुच्चा आदमी बना दिया, लुंजा आदमी बना दिया। ये बहुत ही लुंजा व्यक्ति होता है, दांतों से फाड़ फाड़ के खाता है, यानी दांते को बनाए दांतों से फाड़ फाड़ कर खाता है। जब ये इस प्रकार भोजन खाता है तो हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। डर से क्या बनाया था, ड्राइडेन बनाया कि हम डर जाते हैं और डरते हुए कुछ वर्ड्स बोलते हैं और कहाँ चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं। तो ये जो कॉलेज शब्द था ये किसके लिए बनाया था, कोलरिज के लिए बनाया था कि हम डरते हुए वर्ड्स बोलते हैं और कॉलेज चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो कॉलेज की शैली होती है वह केवल गार्ड ही समझ पाता है। किरकेगार्ड को हमने गार्ड बनाया कि जो शैली होती है वो गार्ड के जैसी होती है, उसको हम नहीं समझ सकते। कौन, कार्ल मार्क्स ही समझ सकता है, कार्ल मार्क्स ही समझ सकता है। हम तो केवल जब भाषा हमें समझ नहीं आती तो हम कॉलेज में जाकर क्या करने लग जाते हैं, क्रोचने लग जाते हैं। क्रोचने से क्रोचे याद रहा हमें, क्रोचने लग जाते हैं तो लोग हमें क्या कहते हैं, ये तो इडियट है। इडियट यानी इलियट, ये तो इडियट है। कैसा, क्रो रेनसम के जैसा, क्रो के जैसा, कोए के जैसा। लेकिन हम वास्तव में रिचर्ड्स होते हैं और बड़े ही छात्र होते हैं। तो ये जो कोड था इसमें 15 से 16 जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री थे वो मैंने सम्मिलित किए हैं और आशा रखती हूँ कि इस कोड को आप 2 बार सुनोगे तो आपको भी याद हो जाएगा और ऐसा याद होगा कि कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मेरी पीछे की क्लास को अवश्य देख लीजिएगा। आइए यहाँ हम चर्चा करने जा रहे हैं कोलरिज की। तो इस कोलरिज को हम अगर कॉलेज से संबोधित करें तो हमें ध्यान रहे ये कौन था, सैमुअल टेलर कोलरिज थे। तो कोलरिज ने क्या दी, कल्पना और फंटेसी सिद्धांत। इनका सिद्धांत भी याद रहेगा। कॉलेज में जाकर हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, हम बहुत अधिक कल्पना करते हैं, काश इसके साथ रिश्ता जुड़ जाए, काश हम ये बन जाएं, सारी कॉलेज हमारे ऊपर चलने लग जाए। सारी कल्पनाएं कहाँ करते हैं, हम कॉलेज में कर देते हैं। तो बस याद रखना कि कोलरिज का सिद्धांत कौन सा था, कल्पना और फैंसी सिद्धांत माना गया। आगे हम देखते हैं कि जो कोलरिज थे इन पर जर्मन दार्शनिक सेलिंग व कांट का प्रभाव पाया जाता है। इनके विचारों पर जो जर्मन के दार्शनिक थे सेलिंग और कांट, इनका प्रभाव पाया जाता है। यह भी बहुत बार हमसे एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए कोलरिज पर किसका प्रभाव था, कौन से दार्शनिक का प्रभाव था। तो हमें याद रहे सेलिंग और कांट का प्रभाव इनके विचारों पर पाया जाता है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि जो कोलरिज थे इनका जो कल्पना सिद्धांत था, इस कल्पना सिद्धांत में इन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया, एक कल्पना और दूसरा फंटेसी यानी फैंसी। इन दोनों में अंतर क्या है उसको हम स्पष्ट करते हैं। जो कल्पना होती है यह बिंबों को विगलित कर देती है और नए रूप में परिवर्तित कर देती है। कल्पना वास्तव में क्या है और जो रम्य कल्पना है, जो ललित कल्पना है वो क्या है, फंटेसी क्या है, इसको हम समझते हैं। दोस्तों जो कल्पना होती है कोलरिज कहते हैं ये वास्तविक होती है, यह हमारे अंदर सृजनात्मक शक्ति होती है। कल्पना करना एक मनुष्य का मौलिक गुण होता है, वह स्वयं ही उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं फंटेसी की या फैंसी शब्द से क्लियर हो रहा होगा कि ये वास्तविक नहीं है, ये मौलिक नहीं है, ये बाहर से सजाया हुआ गुण होता है। तो बस याद रखें जो कल्पना है ये मौलिक गुण है और जो फैंटेसी है, जो ललित कल्पना या रम्य कल्पना के नाम से जानी जाती है, यह आपकी का अर्जित गुण हुआ करता है।
कहते हैं कि जो कल्पना है यह बिंबों को विगलित कर देती है, कि जो नए नए बिंब इसे दिखाई देते हैं उनका विघटन करती है, उसे विगलित कर देती है, उसे परिवर्तित कर देती है और नए रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देती है। लेकिन ये जो ताकत है यह आपकी फैंसी या फंटेसी के अंदर नहीं पाई जाती है। फंटेसी सिर्फ बिंबों को पास पास रखने का कार्य करती है। समझ पाए होंगे, जो कल्पना है यह बिंबों को परिवर्तित कर नए रूप में उत्पन्न कर देती है, लेकिन जो फैंटेसी है, जो रम्य कल्पना है, यह केवल आपके जो बिंब होते हैं उन बिंबों को पास पास रखने का कार्य करती है। उसके बाद देखते हैं कि जो कल्पना है यह अंतः प्रेरणा, प्रत्यक्ष आदि की सामग्री को ग्रहण करती है। जो कल्पना है इसके अंदर अंतः प्रेरणा या प्रत्यक्ष आदि जो सामग्री है उनको ये ग्रहण करती है, क्योंकि जब कल्पना मौलिक होती है तो इसकी सामग्री भी क्या होती है, अंतः प्रेरणा से संबंधित होती है। जो आंतरिक गुण इसे दिखाई देते हैं, जो मनुष्य के अंदर उत्पन्न होते हैं, वो गुण इसकी सामग्री होते हैं, किसकी, कल्पना की। लेकिन अगर हम फंटेसी की बात करते हैं तो यह प्रधानतः स्मृति से सामग्री को ग्रहण करती है। जो याददाश्त हमारी है, जो पहले से हमने कुछ सुन रखा है, जो हमारी स्मृति में पाया जाता है, इसकी सामग्री बस वही होती है, क्योंकि यह फैंसी होती है। उसके बाद आता है अगला अंतर है कि जो कल्पना है ये जैव कार्य पद्धति पर आधारित होती है। एक जीव का जो जैविक गुण होता है उसके ऊपर आधारित होती है हमारी कल्पना, क्योंकि ये मौलिक है और मौलिक है तो जैवीय गुण पर आधारित होती है। लेकिन जो फंटेसी होती है यह आपकी यांत्रिक कार्य पद्धति पर आधारित होती है, यह हमारे मस्तिष्क की क्रिया गति पर आधारित होती है। कल्पना हर व्यक्ति के अंदर पाई जा सकती है, लेकिन जो फंटेसी होती है, जो रम्य कल्पना होती है, वो हर व्यक्ति के पास हो यह जरूरी नहीं होती है। कोलरिज का ऐसा मानना है। आगे कोलरिज कहते हैं कि जो कल्पना है यह प्रतिभा पर आधारित होती है। प्रतिभा क्या है, एक आंतरिक गुण होता है और आंतरिक गुण पर आधारित होती है आपकी कल्पना। लेकिन जो फैंसी या फंटेसी है यह आपकी प्रज्ञा पर आधारित होती है। प्रज्ञा का अर्थ यहाँ ज्ञान से लिया गया है या नॉलेज से लिया गया है, कि जो आपकी रम्य कल्पना है या जो फैंटेसी है यह आपके ज्ञान पर आधारित होती है। यदि एक मनुष्य के पास पूर्व ज्ञान नहीं होता है तो उसके अंदर यह फैंटेसी भी जन्म नहीं ले सकती है। तो कोलरिज ने बताया यह अंतर कल्पना और फंटेसी में यानी रम्य कल्पना में। आशा रखती हूँ सभी को समझ आया होगा। जो कल्पना है वह मौलिक है और जो फंटेसी है यह फैंसी है। बस दो शब्दों को याद रख लीजिए, आराम से अंतर क्लियर हो जाएगा। आगे कोलरिज कहना चाहते हैं कि जो रम्य कला है, कल्पना है, उसकी विशेषताएं हमारे सामने प्रस्तुत की कि जो रम्य कल्पना होती है यह देश काल से युक्त केवल स्मृति मात्र है। समझ ही गए होंगे उस समय का जो वातावरण है उस वातावरण से संबंधित ये क्या है, केवल स्मृति मात्र है। कि वहाँ का जो देश काल होता है, जहाँ का वातावरण होता है, जिस वातावरण में मनुष्य रहता है उस वातावरण से वह कुछ स्मृतियों को ग्रहण कर लेता है और वो स्मृतियाँ ही क्या है, आपकी रम्य कल्पना कहलाती हैं। उसके बाद अगली विशेषता इन्होंने दी कि यह इच्छा शक्ति से संचालित व रूपांतरित होती है। यदि एक मनुष्य की कल्पना करने की इच्छा होती है तो वह कल्पना करता है और कल्पना करने की इच्छा नहीं होती है तो वह कल्पना नहीं करता है। यह कैसी कल्पना होती है, उसकी रम्य कल्पना कहलाती है या फंटेसी या फैंसी कहलाती है, ललित कल्पना कहलाती है, कि जब वह उसकी इच्छा पर आधारित होती है। लेकिन जब कल्पना अंदर से अपने आप ही प्रस्फुटित हो, जब यह मौलिक गुण हो, नए विचारों के साथ उत्पन्न हो, तो वह आपकी क्या कहलाएगी, कल्पना कहलाएगी। आगे हम देखते हैं कि जो रम्य कल्पना होती है ये अपने उपयोग की सामग्री सहचर्य नियम से ग्रहण करती है। सहचर्य नियम क्या होता है, एक वस्तु और दूसरी वस्तु के आपसी जो गुण होते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं, सहचर्य
नियम कहलाते हैं। तो जो रम्य कल्पना होती है यह आपकी सहचर्य नियम से सामग्री को ग्रहण कर लेती है, एक याददाश्त से एक स्मृति से दूसरी स्मृति को जोड़ने का कार्य करती है, एक बिंब से दूसरे बिंब को जोड़ने का कार्य करती है। तो यह सामग्री किससे लेती है? सहचर्य नियम से ले लेती है। उसके बाद आया कि जो रम्य कल्पना होती है इसके द्वारा जो उपयोग की गई सामग्री स्थिर रहती है और सुनिश्चित होती है, क्योंकि यह एक से दूसरे बिंब को जोड़कर बनाई जाती है। तो जोड़ी हुई जो सामग्री है वो आपकी सुनिश्चित यानी उसका एक निश्चित आकार हो जाता है और एक वह स्थिर हो जाती है। ये थी हमारी रम्य कल्पना की विशेषताएं। उसके बाद सैमुअल टेलर कोलरिज कहना चाहते हैं कि प्रतिभा और प्रज्ञा दो शब्द इन्होंने प्रयोग किए कि प्रतिभा जिसको हम क्या कहते हैं? कल्पना, और प्रज्ञा जिसे क्या कहते हैं? फैंटेसी या फैंसी कहते हैं। दोनों में भी इन्होंने अंतर को स्पष्ट किया। देखिएगा, प्रतिभा कहते हैं प्रतिभा सहज होती है, सहज और स्वाभाविक होती, यानी इन्होंने प्रतिभा को ही क्या कहा? कल्पना कहा। आगे चल के इन्होंने स्पष्ट भी किया कि जो भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा है वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कल्पना कहलाती है। तो यानी इनकी जो प्रतिभा थी वो सहज और स्वाभाविक थी, जिसे इन्होंने कल्पना का नाम दिया। और इनके नज़र में जो प्रज्ञा थी यह प्रज्ञा आपकी अर्जित थी, जिसे इन्होंने ललित कल्पना कह दिया, जिसे इन्होंने रम्य कल्पना कहा। तो जो प्रतिभा है वह आपकी कल्पना है, सहज है, स्वाभाविक है, और जो प्रज्ञा है ये स्मृति मात्र है, इसको अर्जित किया जा सकता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो प्रतिभा है यह सृजनशीलता पर आधारित होती है। सृजनशीलता का गुण क्या होता है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का अर्थ क्या होता है? नए गुणों को जन्म देने वाली ताकत या नए गुणों को जन्म देने वाली शक्ति जो होती है वो क्रिएटिविटी कहलाती है, एक सृजनात्मकता कहलाती है। तो इनके नज़र में जो प्रतिभा है जिसे कल्पना कहा यह सृजनात्मकता होती है, और जो प्रज्ञा है ये प्रज्ञा आपकी प्राश्रित होती है, ये संयोजनशीलता इसमें पाई जाती है। उसके बाद कहते हैं जो प्रतिभा है ये मौलिक है और जो प्रज्ञा है ये प्राश्रित हुआ करती है, क्योंकि यह बिंबों के जो स्मृति बिंब है उनके आधार पर कार्य करती है। इसके आगे सैमुअल टेलर कोलरिज कहते हैं कि इनके अनुसार पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कल्पना वही है जो भारतीय काव्य शास्त्र में क्या है? आपकी स्मृति प्रतिभा है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कल्पना वही है जो भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा है। आगे कोलरिज कहना चाहते हैं कि कोलरिज एक प्रत्ययवादी थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोलरिज कैसे थे? प्रतिभावादी थे, प्रत्ययवादी थे, और इन्होंने इस प्रत्यय को क्या बताया है? प्रतिभा से संबंधित किया है। प्रत्ययवादी और भी हमारे पाश्चात्य काव्य शास्त्री थे, कौन थे? अरस्तु। अरस्तु को भी क्या माना जाता है? प्रत्ययवादी माना जाता है, और कोलरिज को भी क्या माना जाता है? प्रत्ययवादी माना जाता है। लेकिन दोनों की जो प्रत्यय होता है उसमें अंतर पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं अरस्तु की, तो अरस्तु ने जो प्रत्यय माना वो विचार को माना, और कोलरिज ने जो प्रत्यय माना वो किसको माना? कल्पना को माना। तो अगर क्वेश्चन ये दिया जाता है कि कल्पनात्मक प्रत्ययवादी कौन थे, तब तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? कोलरिज। और अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाता है कि विचार या प्रत्ययवादी कौन थे, तो विचारों से ग्रसित जो प्रत्ययवादिता थी वो किसने दी थी? आपके अरस्तु ने दी थी। तो दोनों क्वेश्चन को क्लियर रखिएगा। ये कुछ हमारे कल्पना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे जो किसने दिए? सैमुअल टेलर कोलरिज के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। इससे आगे की क्लास में हम देखते हैं कि कोलरिज की कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं थी और कौन से महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने इस कल्पना या रम्य कल्पना को लेकर और हमारे सामने प्रस्तुत किए। धन्यवाद।